और भाई, हो गया झाड़ू पोछा बर्तन। चलो, अब ये वीडियो देखो। स्प्लिट इन द कांग्रेस। सिंडिकेट के बारे में समझो पहले। कांग्रेस में जितने भी पावरफुल और इन्फ्लुएंसर लीडर्स थे, इनको एक इनफॉर्मल नाम दिया गया था, सिंडिकेट। 1971 के इलेक्शन के बाद जब इंदिरा गांधी पीएम बनी, तो इनके सामने दो सबसे बड़े चैलेंज थे। पहला, कि इनको पीछा छुड़ाना था अपना सिंडिकेट से, और दूसरा चैलेंज ये था कि कांग्रेस को वापस से पहले जितना पॉपुलर बनाना था। इन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए इंदिरा गांधी ने बहुत कुछ किया भी। जैसे इन्होंने काफी ऐसे काम किए जिससे कांग्रेस पार्टी को लोग एक लेफ्ट ओरिएंटेड पार्टी की तरह देखें। लेफ्ट ओरिएंटेशन मतलब जो लोग सोशलिज्म में बिलीव करते हैं कि सब कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल में हो और प्राइवेट कंपनीज के पास बस थोड़ा बहुत ही हो। तो इसी चीज के लिए मई 1967 में एक कमेटी बनाई गई जिसमें 10 पॉइंट प्रोग्राम अडॉप्ट किए। ये 10 पॉइंट प्रोग्राम कुछ ऐसे थे कि सोशल कंट्रोल ऑफ बैंक्स किया गया, मतलब अब सारे बैंक्स गवर्नमेंट के कंट्रोल में थे। नेशनलाइजेशन ऑफ जनरल इंश्योरेंस, लैंड सीलिंग और लैंड रिफॉर्म्स वगैरह किए गए थे। ठीक है। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 1969। इसी इलेक्शन की वजह से कांग्रेस का स्प्लिट हुआ था। जाकिर हुसैन जो प्रेसिडेंट थे इंडिया के, इनकी डेथ हो जाती है 1967 में। अब इलेक्शन तो 69 में होने थे, लेकिन डेथ तो 2 साल पहले ही हो जाती है। तो इन 2 सालों के लिए भी तो किसी को प्रेसिडेंट बनाना था। तो जो सिंडिकेट थे, इन्होंने एन संजीवा रेड्डी को नॉमिनेट कर दिया, और वहीं इंदिरा गांधी ने चुपके से वीवी गिरी को एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की तरह नॉमिनेट कर दिया। कांग्रेस के प्रेसिडेंट एस निजलिंगप्पा ने सारे एमपीज और एमएलए से कहा कि तुम्हें एन संजीवा रेड्डी के ही फेवर में वोट डालना है। और इंदिरा गांधी ने बोला कि एक एआईसीसी की मीटिंग कर लेते हैं और उसमें हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि कुछ मेंबर्स नहीं चाहते कि एन संजीवा रेड्डी को प्रेसिडेंट बनाया जाए। लेकिन पार्टी के प्रेसिडेंट ने यह मीटिंग कराने से मना कर दिया। इसी वजह से इंदिरा गांधी ने ओपनली बोल दिया कि भैया आप कॉन्सेंस वोट दो, मतलब अपनी अंतरात्मा की सुनो और जो चीज तुम्हें ठीक लगे उसे वोट दो। अब वोट हुए। वोट होने के बाद पता चला कि वीवी गिरी की जीत हुई है, जिसको इंदिरा गांधी सपोर्ट कर रही थी। इस चीज से सिंडिकेट वाले भड़क गए और इन्होंने इंदिरा गांधी को कांग्रेस से बाहर निकाल दिया। तो इंदिरा गांधी कहती, अबे जा, हमारा जो ग्रुप है वो है असली कांग्रेस, और तुम तो ऐसे ही फालतू में चेप हो जा रहे हो। नवंबर 1969 तक आते आते जो सिंडिकेट वाली कांग्रेस का ग्रुप था, वो अब कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन या फिर कांग्रेस ओ बन गया था। और जो इंदिरा गांधी वाला ग्रुप था, उसका नाम अब कांग्रेस रिक्विजिशनिस्ट हो गया था, मतलब कांग्रेस आर बोला जाने लगा था अभी ने। अभी तक तो कांग्रेस के अंदर ही, मतलब बाहर किसी को पता नहीं चल रहा था, अंदर ही लड़ाइयां चल रही थी। लेकिन अब ऑफिशियली भी कांग्रेस के दो हिस्से हो गए थे। लोगों को सबको पता चल चुका था कि अब दो हिस्से हो गए, एक कांग्रेस आर और एक कांग्रेस ओ। ठीक है। अभी खत्म नहीं हुआ है भाई, अभी एक और इलेक्शंस के बारे में पढ़ना है। 1971 का इलेक्शन। एक मिनट, 1967 में पिछला इलेक्शन हुआ, तो 5 साल बाद मतलब 72 में होना चाहिए था इलेक्शन। तो ये 1 साल पहले क्यों? ये इसलिए क्योंकि इंदिरा गांधी ने खुद ही अपनी गवर्नमेंट को दिसंबर 1970 में डिसॉल्व कर दी थी। इसलिए 1 साल पहले हो रहे थे इलेक्शन, समझ गए? ये इलेक्शन जब हो रहे थे तो तब क्या कंडीशंस थी, मतलब किस कॉन्टेस्ट में हो रहे थे इलेक्शंस, वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। चूंकि अब कांग्रेस के दो हिस्से हो गए थे, तो जो ये कांग्रेस ओ थी, मतलब सिंडिकेट वाली, इसने भारतीय जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी, पीएसपी और एसएसपी के साथ मिलकर एक ग्रैंड अलायंस बनाया। और वहीं इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस, मतलब कांग्रेस आर, ये भी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के साथ कोलिजन कर लेती हैं। इंदिरा गांधी का इलेक्शन कैंपेनिंग का जो मुद्दा था वो था गरीबी हटाओ। और ये कहती थी कि अपोजिशन के पास एक ही मुद्दा है सिर्फ, वो है कि इंदिरा हटाओ बस। उनके पास कोई और अच्छा ढंग का मुद्दा नहीं है, बस यही मुद्दा है कि इंदिरा हटाओ। अब आउटकम्स क्या है इस इलेक्शंस के? तो जो ये कांग्रेस आर और सीपीआई वाला कोलिजन था ना, मतलब बेसिकली इंदिरा गांधी वाला ग्रुप जो था, उसने 375 सीट जीती और 4
48.4% वोट्स के साथ। भाई साहब, इतने वोट तो कांग्रेस को आज तक ही नहीं मिले थे। इन 375 में से तो कांग्रेस आर की ही 352 सीट्स थी। और जो ग्रैंड अलायंस बनाया था सिंडिकेट वालों ने, इस पूरे कोलिजन को ही सिर्फ 40 सीटें मिली थी। और इनमें से भी बेचारी कांग्रेस ओ को तो सिर्फ 16 सीट ही मिली। 1971 में इंडिया पाकिस्तान की वॉर भी हुई। इसमें इंदिरा गांधी की पॉपुलैरिटी को 7वें आसान पे पहुंचा दिया था। अब देखो यार, क्रिकेट का मैच होता है तो पाकिस्तान से हम जीत जाते हैं, तो उसी में हम क्रिकेटरों को कितना बड़ा चढ़ा के वो कर देते हैं, इतना बढ़ा देते हैं उनकी पॉपुलैरिटी को। तो यहाँ पे तो वॉर हुई थी पाकिस्तान के साथ, उसमें हम जीत गए। तो सोचो हमारे प्रधानमंत्री उस टाइम की इंदिरा गांधी, उनकी क्या पहुंच हुई होगी, क्या लोगों के दिलों पे छाई होगी वो। तो इसके जस्ट एक साल बाद जितने भी स्टेट इलेक्शंस हुए थे, मतलब 1972 में, इसमें लगभग सारे स्टेट्स में कांग्रेस जीत गई थी। इस चीज का फायदा यहां पे मिला कांग्रेस को। रिस्टोरेशन, एक क्वेश्चन मार्क भी है साथ में। अब पूरा चैप्टर आपने पढ़ लिया तो देखा कि कांग्रेस के सामने चैलेंजेस आए काफी सारे, फिर उसमें स्प्लिट भी आ गया, और फिर 71 के इलेक्शंस में जीत जाती है कांग्रेस दोबारा एक बढ़िया, मतलब बहुत ज्यादा सीटों से। तो क्या ये जीत से हम कह सकते हैं कि ये रिस्टोरेशन हो गया कांग्रेस का? इसीलिए ही यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है कि क्या हम इस जीत से ये मान सकते हैं कि दोबारा से कांग्रेस उतनी ही पॉपुलर बन गई थी जितनी पहले थी? जवाब इसका है नहीं। इंदिरा गांधी ने जो किया वो कांग्रेस का रिवाइवल नहीं था, मतलब रिस्टोरेशन नहीं था। उसने पार्टी को फिर से री इन्वेंट कर दिया था एक तरीके से। जो कांग्रेस पहले इतनी पॉपुलर हुआ करती थी, पॉपुलर तो अब भी थी, लेकिन फर्क ये था कि अब सिर्फ एक लीडर की पॉपुलैरिटी की वजह से पूरी पार्टी टिकी हुई थी। अब इंदिरा गांधी की पॉपुलैरिटी की वजह से, उस टाइम पे तो सारे ही जितने लीडर्स थे सब पॉपुलर थे कांग्रेस में, लेकिन अब सिर्फ इंदिरा गांधी पॉपुलर थी, इस वजह से कांग्रेस चढ़ी हुई थी, वरना कांग्रेस को तो कोई पूछता भी नहीं। और दूसरा, अब इस वाली कांग्रेस में सारे इंटरेस्ट और सारे ओपिनियंस के लोग नहीं थे जैसा पहले वाली कांग्रेस में हुआ करता था। तो उसमें क्या था कि सारे आइडियोलॉजीज के, सारे इंटरेस्ट के लोग साथ में थे, सारे मेंबर्स थे, लेकिन अब ऐसा नहीं था। और जो आज की कांग्रेस है उसमें वो कैपेसिटी नहीं रही है कि वो सारे टेंशन्स और कॉन्फ्लिक्ट्स को एब्जॉर्व कर सके। मतलब अब छोटे कोई भी कॉन्फ्लिक्ट वगैरह होता है पार्टी के बीच में तो पार्टी टूट जाती है। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, सारे एक साथ मिलके रहते थे, एक बीच का रास्ता निकालते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं था। अब तो छोटी मोटी कोई लड़ाई होती थी, उसी पे पार्टी टूट जाई। दो नए टॉपिक्स भी ऐड हुए हैं, एक बाय पार्टी एंड मल्टी पार्टी कोलिजन सिस्टम। तो पहले बाय पार्टी सिस्टम के बारे में पढ़ लेते हैं और मल्टी पार्टी सिस्टम के बारे में फिर बाद में कोलिजन समझाऊंगा। तो बाय पार्टी सिस्टम, इसको टू पार्टी सिस्टम भी बोला जाता है, क्योंकि जब कोई भी एक देश का जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें कंसिस्टेंटली सिर्फ और सिर्फ दो ही पार्टियां डोमिनेट करती हैं, उसको बाय पार्टी सिस्टम कहा जाता है। अब दो पार्टी डोमिनेट करती हैं तो दिमाग में आ रहा होगा क्या तीसरी पार्टी होती नहीं? एग्जिस्ट बहुत सारी पार्टियां करती हैं, लेकिन सिर्फ डोमिनेट सिर्फ और सिर्फ दो ही करती हैं नेशनल लेवल पे। इसका एग्जाम्पल यूएसए और यूके है। यूएसए में देखो सिर्फ दो पार्टियां डोमिनेट करती हैं आज से उसके यूएसए के पूरे इतिहास में। पहला डेमोक्रेटिक और दूसरा रिपब्लिकन पार्टी। ये दो पार्टियों के बीच में हमेशा पावर जगल चलता है। और यूके में भी ऐसा ही एग्जाम्पल है, उसका पूरा का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम सिर्फ दो पार्टियां डोमिनेट करती हैं, पहली लेबर पार्टी और दूसरा कंजर्वेटिव पार्टी। अब मल्टी पार्टी सिस्टम क्या होता है? मल्टी पार्टी सिस्टम में ना बहुत सारी पार्टियां होती हैं। जैसे इंडिया का एग्जांपल ले लो, इसमें बहुत सारी पार्टियां हैं। जैसे नेशनल लेवल पे भी ले लो, पहले शुरू में कांग्रेस थी, उसके बाद क्या कहते हैं कोलिजन सिस्टम आया, उसके बाद एनडीए आई, उसके बाद यूपीए आई, फिर मतलब बीजेपी, और उसके बाद में कम्युनिस्ट पार्टी, मतलब बहुत सारी हैं। स्टेट लेवल पे देखोगे तो अलग अलग जगह पे, जैसे बिहार में उनकी कोई रीजनल पार्टी जीतती है, साउथ में जाओगे तो वहाँ की रीजनल पार्टीज जीतती हैं। तो एक पार्टी का डोमिनेंस नहीं है यहाँ पे, हर पार्टी इक्वली कोई भी पार्टी अपना मतलब बना सकती है, अगर उसमें दम है, लोगों के लिए, लोगों का उसके प्रति प्यार है तो वो गवर्नमेंट बना सकती है। मल्टी पार्टी और बाई पार्टी में फर्क समझे? एग्जाम्पल बाय मल्टी पार्टी का इंडिया। अब बाय पार्टी कोलिजन सिस्टम क्या होता है? देखो इसका एग्जाम्पल ये होता है कि दो पार्टियां, तो सिस्टम में क्या होता है कि दो पार्टियां डोमिनेट कर रही होती हैं। अब कोलिजन में क्या होता है कि जो दो पार्टियां होती हैं वो अपने अपने पार्टनर्स को मिला लेती हैं।
एग्जाम्पल दूं तो इंडिया में हुआ था 2004 से 2014 तक, जब दो बड़े बड़े कोलिजन्स आपस में लड़ रहे थे। पहला यूपीए और दूसरा एनडीए। यूपीए मतलब यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, इसको लीड कर रही थी कांग्रेस और उसके कुछ जो 2-3 और पार्टीज के जो पार्टनर थे उन्होंने मिलकर ये बनाया हुआ था। और बीजेपी एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ठीक है। तो एनडीए और 2-3 मतलब एनडीए के अंदर बीजेपी मेन थी और 2-3 अलग अलग उसके और पार्टीज के पार्टनर थे। तो सिर्फ इन दोनों के बीच में पावर जगल हो रही थी। तो ये होता है बाई पार्टी कोलिजन सिस्टम। और मल्टी पार्टी कोलिजन सिस्टम का भी एग्जाम्पल इंडिया में ही है। जैसे 1971 के इलेक्शन में याद करो, मैंने तुम्हें पढ़ाया था कि ग्रैंड अलायंस बनाया था कांग्रेस ओ ने मिलकर और भारतीय जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी, पीएसपी और एसएसपी ने। याद आया, मैंने पढ़ाया था 1971 वाले इलेक्शन के टाइम पे इसी चैप्टर में। और फिर इसके खिलाफ थे इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस आर और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ। तो ये एक मल्टी पार्टी कोलिजन सिस्टम था, ठीक है।